स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका ओरिजिन हुआ था हमारे ईएमआई की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब भी हम कभी साइनसोडियल फंक्शन देते हैं उसकी वजह से हमारा अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट का जो पहला टॉपिक है वो है आई एवरेज एंड आई आर एम एस करंट। आई एवरेज करंट किस बात को स्टेट करता है? आई एवरेज जो करंट है, आई विल चेंज द, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई एवरेज की। आई एवरेज क्या होता है? इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन का T2 माइनस का T1 विच इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। एंड आई आर एम एस क्या कहता है? आई आर एम एस को अगर हम उसके नाम से ही पढ़ें विच इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि पहले हमें करंट का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका मीन लेना है, फिर उसका हमें क्या करना है? रूट लेना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? करंट का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? उसका मीन ले रहे हैं, मीन मतलब उसका होल सम कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसे अंडर रूट ले रहे हैं। अगर हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी दिया हुआ हो, आई डी टी का इंटीग्रेशन का एरिया अंडर कर्व हमें दिया है, तो वो हमें साइनसोडियल फंक्शन के बारे में, मतलब अगर दिया है तो वो क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दिखाता है। तो आई टी का ग्राफ जो है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इसका जो एवरेज एरिया होता है वो क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट जो नोट आता है, अगर आई टी का फंक्शन दिया है तो हमें पता होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के थ्रू हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले का हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू दी हुई है तो उससे हम ईएमएफ भी निकाल सकते हैं बाय गिवन थ्रू अ रेजिस्टेंस। तो हम V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी सेम टाइम के अंदर, इन सेम टाइम सेम हीट इज डिसिपेटेड। इफ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, देन आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो हमारा जो आई आर एम एस है इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो फेज रिलेशन आता है बिटवीन एल सी आर सर्किट। एल का मतलब हमारा इंडक्टेंस होता है, सी का मतलब हमारा कैपेसिटेंस होता है, एंड आर का मतलब हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर हमारा कोई भी रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जो करंट और हमारा EMF है वो दोनों क्या होते हैं? सेम फेज के अंदर दिखाई देते हैं। आई नॉट जो होता है मैक्सिमम करंट होता है विच इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, एंड आई एंड आर जो है सेम फेज में है, एंड आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना अपना इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का मतलब है जिसमें हमारा इंडक्टर लगा हुआ हो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका हमारा जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर हम करंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो करंट है वो लैग करता है बाय 90 डिग्री। इसका मतलब ई नॉट एंड आई नॉट का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। आई नॉट हमारा मैक्सिमम करंट होता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। एक्सएल जिस तरीके से हम ई नॉट बाई आर लिखते हैं उसी तरीके से हम ई नॉट बाई एक्सएल लिखते हैं। तो एक्सएल क्या है? एक तरह का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू L इंटू ओमेगा होती है, और इसके अंदर जो आई है वो क्या करता है? पाई बाय 2 से पीछे लैग करता है इन इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, एंड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा फंक्शन दिया है EMF का, एंड I इज इक्वल टू आई नॉट बाई एक्सी। जिस तरीके से हमें एक्सएल दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस तरीके से हमें एक्सी दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसमें जो करंट है वो क्या करता है? लीड करता है बाय पाई बाय 2। लीड का मतलब है करंट क्या है? EMF से पाई बाय 2 में आगे है, पाई बाय 2 डिग्री आगे है। आगे बात करते हैं LR सर्किट की। LR सर्किट का मतलब है हमारे पास इंडक्टर एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, और इसमें क्या होता है? हमारे पास रेजिस्टेंस। इसके अलोंग जो EMF है इज इक्वल टू VR, इसके अलोंग EMF इज इक्वल टू VL। E एज अ फंक्शन ऑफ T हमें दिया हुआ है। अगर हम इसका डायग्राम बताते हैं तो VR और I नोट हमारे क्या होते हैं? सेम फेज के अंदर होते हैं, एंड VL क्या होता है? 90 डिग्री आगे होता है बाय करंट।
इनका फेज डिफरेंस क्या है फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एल इंटू आई नॉट अपॉन का वी आर इंटू आई नॉट, सॉरी वी एल अपॉन का वी आर विच इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन का एक्सएल अपॉन का आई नॉट अपॉन का आर हो जाएगा। तो आई नोट से आई नोट करता है और टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन का आर आता है। एंड जेड हमारा होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है जो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमें ऑफर किया गया है। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई लेट्स आई बाय फाइव, इसका मतलब इसमें जो ईएमएफ है वो आई करंट से 90 डिग्री के एंगल पे क्या है आगे है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारा ये लगा हुआ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट हमारा वी एल इज इक्वल टू वी एल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, इन विच वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स है। अगर हम ई नॉट की बात करते हैं तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। आई नॉट इज द करंट इन द सर्किट एंड जेड इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसके बाद जेड क्या होता है, इम्पिडेंस होता है। और इसके बाद जो हमारा 10 फाइव होता है इज इक्वल टू वी एल अपॉन का वी आर इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन का आर। अगर हम आरसी सर्किट की बात करते हैं तो व्हाट्स हैपन इन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें कैपेसिटर दिया हुआ है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर के अंदर है जो करंट होता है वो क्या होता है, पाई बाई टू आगे होता है और जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, पाई बाई टू पीछे। इसका मतलब वीसी और एक्सएल के बीच का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और रेजिस्टेंस और जो वी मतलब इन रेजिस्टेंस जो वी आर और आई नोट है वो क्या होते हैं, सेम फेज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर इनका नेट ईएमएफ की बात करते हैं तो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर का अंडर रूट और आई नोट सेट मतलब ई नोट, ई इज इक्वल टू आई आर होता है वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। यहाँ पर जेड जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। एंड अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर प्लस आई नोट इंटू एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। एंड 10 फाइव जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी सी अपॉन का वी आर विच इज इक्वल टू एक्सी अपॉन का आर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन का आर। एंड नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर थर्ड इज दैट ओमेगा लेग्स करता है आई बाय द फेज ऑफ फाइव। इसका मतलब जो ई है वो क्या होता है, पीछे होता है इन द फेज ऑफ फाइव। एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। इसके बाद जो वी सी होता है इज इक्वल टू वी सी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू। नेक्स्ट जो हमारा सर्किट आता है वो आता है आर एल सी सर्किट। तो व्हाट इज आर एल सी सर्किट? आर एल सी सर्किट वो सर्किट है जिसमें हमारे तीनों चीज को क्या करा गया है, इंक्लूड किया गया है। मतलब कैपेसिटिव, इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस तीनों को इंक्लूड किया गया है। इसका जो फेजर डायग्राम है इसमें आर इज इक्वल आर इन द बेस एंड एक्सएल माइनस एक्सी इन द टॉप हम लेते हैं। और जो Z है वो हमारा क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस, जिसे हम फिर से कह रहे हैं इम्पिडेंस कहते हैं, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन का आर। टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन का आर। नेक्स्ट जो वी आर है वो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। वी एल एंड वी सी हमने ये क्या करा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट दिखाया गया है। अगर हमारा जो एक्सएल है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है देन एक्सी, इसका मतलब जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इंडक्टिव सर्किट। इफ एक्सी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बड़ी होती है देन एक्सएल, देन द सर्किट बिहेव लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट। इसके बाद अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है तो वो ईएमएफ जो है वो लेड करता है बाय द फेज ऑफ फाइव। और अगर हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है तो ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है बाय द फेज ऑफ फाइव। अगर VL की बात करते हैं तो VL इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय टू एंड VL इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल एंड VC इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू एंड VC इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फेज आता है एसी सर्किट के अंदर इज पावर।
पावर की बात करते हैं, जो एवरेज पावर होती है किसी भी एसी सर्किट के अंदर इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस पाई, जहाँ पे कोस पाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन जेड। तो पावर फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन जेड होती है, एंड जेड यहाँ पे इम्पिडेंस वाला जेड है, विच इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें हमें एक नोट दिया है कि इन द क्वेश्चंस इफ नथिंग इज मेंशन टेक द गिवन सप्लाई वोल्टेज एस ई आर एम एस। अगर क्वेश्चन में हमें वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो उस गिवन वोल्टेज को हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक इट एज ई आर एम एस। अगला पॉइंट आता है कि अगर हमारा सर्किट क्या है, कैपेसिटिव, इसका मतलब कैपेसिटिव सर्किट में कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कि आर अपॉन का जेड, तो कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड जो एवरेज पावर है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा 5 फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड ईएमएफ वो क्या होता है 90 डिग्री का, तो जो कोस पाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो, इसका मतलब एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर हम एल की बात करते हैं तो कोस पाई क्या होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से हमारी पावर एवरेज भी क्या आती है, जीरो आती है। अगर हमारा रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है, इसका मतलब जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, तो कोस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो आर बाई जेड इज इक्वल टू वन, तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और एवरेज पावर इज मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं आर एल सर्किट की। अगर आर एल सर्किट की बात करते हैं तो कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि जेड हम कंसिडर करते हैं और आर एल सर्किट में केवल हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से आर सी के अंदर केवल एक्सी और आर हमारा कंसिडर किया जाएगा, और आर एल सी के अंदर तीनों सर्किट हमारे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जहां पर हमारा जो सर्किट है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब है दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। इसका मतलब z इज इक्वल टू आर हो जाता है। z इज इक्वल टू आर कब होगा, जब हमारे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होंगे। तो z क्या होता है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस का वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। जब ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी तब z इज इक्वल टू आर आएगा, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, z इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे पावर एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, और ई आर एम एस अपॉन का आर होता है, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। बेसिकली हमने ऊपर पढ़ा था कि पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस पाई। अब रेजोनेंस कंडीशन पे क्या हुआ कि ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, वी एल इज इक्वल टू वी सी होता है। ऑल द सप्लाई, सारी की सारी सप्लाई अक्रॉस द रजिस्टर होती है, ये वाला भी कट जाएगा और हमारा ये वाला भी कट जाएगा, सारी की सारी सप्लाई अलोंग द रजिस्टर ही रहेगी, ई इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, अब हम किसके वेरिएशन की बात करते हैं, ओमेगा के साथ वेरिएशन की बात करते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन का जेड होता है, वेयर जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर द पावर एवरेज एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ पावर मैक्सिमम। तो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू वो पॉइंट्स है जहाँ पर हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम है, एवरेज, और जहाँ पर सॉरी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा पावर क्या है, एवरेज, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। देखो हमारी मैक्सिमम पावर ये है, मैक्सिमम पावर जहाँ पर हमारा आई आर एम एस इज इक्वल टू मतलब आई जो है वो आई आर एम एस के इक्वल है। इसके बाद जहाँ पर हमारे ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वहां पर हमारी जो आई आर एम एस वैल्यू है उसका जो करंट है मतलब हमारा जो करंट है वो आई आर एम एस बाई रूट टू आ गया। और हमें पता है ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, पावर का, कि पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इंटू कोस फाई, और पावर इज इक्वल टू आई एवरेज, पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर, ये रहा पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर और ई आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आई आर एम एस मतलब आई अपॉन का रूट टू इंटू आई अपॉन का रूट टू विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन का टू। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू
हाफ ऑफ पावर मैक्सिमम एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पे इज इक्वल टू हाफ। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जब हम उसमें कोई भी प्राइमरी इनपुट सोर्सेज को डालते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्सेज को डालते हैं, तो वो या तो उन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करता है या फिर उन नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न वो हमें क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज देता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, E1 अपॉन का E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन का N2। ये हमारी पहली कंडीशन है कि दैट कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई ऑफ द प्राइमरी सर्किट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई इन सेकेंडरी कोइल। अब अगर हमारा जो N1 की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है N2 से, इसका मतलब है इनपुट वोल्टेज क्या होती है, ज्यादा होती है देन द आउटपुट वोल्टेज, तो वो क्या करता है, एज एन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बिहेव करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारी जो N2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है देन N1, तो ये जो सर्किट है N2 की वैल्यू अगर ज्यादा होती है देन N1, तो ये क्या करता है, एक्ट करता है एज एन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब है जितनी हमने इनपुट दी है उससे ज्यादा हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। अगर हमारा कोई भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर कोई भी पावर लॉस टेक्स प्लेस नहीं करता, इसका मतलब जितनी पावर हमने दी है उतनी ही पावर उससे क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2 लगाते हैं, तो E1 अपॉन का E2 इज इक्वल टू I2 अपॉन का I1। इसका मतलब पावर सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हम बात करते हैं लॉसेस की। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉस ऑफ करंट कोज करती हैं, विच इज इक्वल टू कॉपर लॉस, जो क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बताता है। एंड सेकेंड लॉस इज एडी करंट। एडी करंट का मतलब होता है कि जब माइन्यूट करंट क्या करते हैं, डिसिपेट करती हैं इन द सर्किट, जिसकी वजह से हमारे सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या होता है, हीट की वजह से होता है एडी करंट इन द सर्किट। This is the ending of our chapter Alternating Current. If you want short notes of this chapter, then I will upload the PDF in the description.